हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को मई 2018 का जो एसएफएम पेपर आया है उसका मैं एनालिसिस करके कुछ बता रहा हूँ। इस वीडियो में आपको न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस दोनों का डिस्कशन करूँगा। पहले मैं ओल्ड सिलेबस का कर लेता हूँ, देन न्यू सिलेबस का। बस एक चीज़ इसमें बता दूँ, इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस वाले को इस बार बोनस दिया है एंड ओल्ड सिलेबस वाले को थोड़ा सा पनिशमेंट, क्योंकि कंपैरिजन करोगे न्यू सिलेबस के क्वेश्चन को और ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन को तो आपको नज़र आएगा कि ओल्ड सिलेबस में क्यों कुछ पुराने क्वेश्चंस को मॉडिफिकेशन करके उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल लॉजिक डाला गया है, जिसको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और एक और चीज़ बता दूं कि कुछ टीचर्स वगैरह कह रहे हैं कि 100% क्वेश्चंस पीएम प्रैक्टिस मैनुअल से है, कुछ रेफरेंस वगैरह भी दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं आप लोगों को। एक चीज़ समझ जाओ, मैं टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझता हूँ कि देखो, आपको रास्ता दिखाना है टीचर का काम, और उसको गलत चीज़ बोल के हमारे में से 100% आ गए। एक चीज़ समझ जाओ कि अगर किसी टीचर्स में से 100% आते हैं तो हर टीचर के नोट्स में से 100% आते हैं, क्योंकि जो सोर्स एक टीचर का होता है ऑलमोस्ट सारे सेम सोर्स सारे टीचर का होता है। अगर एक प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन आ गए या स्टडी मैट से क्वेश्चन आ गए तो सबके लिए आएंगे, एक के लिए आएंगे एक के लिए नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेनली सिर्फ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपेरेंटली अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे ओल्ड सिलेबस का तो लगेगा कि अरे ये सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, सब सेम क्वेश्चन है। जब एक बार उसको क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे देन पता चलेगा उसमें क्या क्या उसने ट्विस्ट किया हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम है, सारे आपको एक एक करके नज़र आएगा। मैं एक एक करके क्वेश्चन वाइज एनालिसिस दे रहा हूँ आपको। जिसको न्यू सिलेबस का एनालिसिस चाहिए वो आप सीधा जंप कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टाइमिंग आपको मिल जाएंगे, सीधा न्यू सिलेबस वाले पे जंप कर लो। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है स्टडी मैट से, सारे के सारे क्वेश्चंस आपका कवर्ड है। जो 28 मार्क्स का कवर नहीं है उसमें आपका न्यू सिलेबस में, वो भी आपको ओल्ड सिलेबस वाले के क्वेश्चन से आपका हो जाएगा। 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपका स्टडी मैट में नहीं था, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन स्टडी मैट से उठाए इंस्टीट्यूट ने। तो आप जिसको न्यू सिलेबस है वो न्यू सिलेबस के टाइमिंग पे जंप कर जाओ, जिसका ओल्ड सिलेबस है आप कंटिन्यू करिए। मैं बताता हूँ एक एक करके, आपको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करके बता रहा हूँ। एक चीज़ समझ जाओ, 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने लगता तो पुराने क्वेश्चन है लेकिन उसके साथ मॉडिफिकेशन किया हुआ है, जो कि अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो कुछ क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएगा। अगर देखोगे मैंने यहाँ बोला है मिसलेनियस का 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। ये मिसलेनियस मेरे बुक का है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स वगैरह, क्योंकि हमने ओल्ड सिलेबस में स्टडी मैट का जो नेम हुआ करता था चैप्टर का और हमारे चैप्टर का जो नेम होते थे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होते थे, तो जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह कवर नहीं होते तो उसने हमने मिसलेनियस नाम रखा हुआ था। बट कोई नहीं, यहाँ पे हमने आपको सारे रेफरेंस दे रखा है। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ा हुआ या मेरे पेन ड्राइव का स्टूडेंट है उनको ये वाले कॉलम रेलिवेंट है, जो क्वेश्चन इन आवर मॉड्यूल लिखा हुआ है। जो मेरे से नहीं पढ़े आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रैक्टिस मैनुअल का भी मैंने पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर लेना। इसको एक एक करके हम देखते हैं। ये देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था इंस्टीट्यूट ने, मैं सिंपली ये समझ रहा हूँ कि दोनों को सिंक्रोनाइज करके चल रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो है वो मेरे स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो जाए और जो नहीं है आप पढ़ रहे उसको भी बेनिफिट हो जाए। मैं एक एक करके चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ। उसमें बताइए, दिखा दूँ मैं कि मिसलेनियस में आपका 21 मार्क्स है, जिसमें मेनली आपका EVA, फैक्टरिंग एंड एक हमारा बोनस इशू वाले जो क्वेश्चन है वो सारे कवर्ड है हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। फॉरेक्स का 13 मार्क्स क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड का 13 मार्क्स है, बॉन्ड वैल्यूएशन का 12 मार्क्स है, मर्जर का 12 मार्क्स है। ये आपका मेजर चैप्टर है जो आपका कवर कर रहा है। डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन नहीं है, OTC डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन नहीं, इतने लेंदी पेपर एक भी क्वेश्चन नहीं डाला है, कोई नहीं। पोर्टफोलियो से 8, कैपिटल बजटिंग से 5, लीजिंग डिस्टेंस से 8 एंड डिविडेंड डिस्टेंस से 8। ये आपका मार्क्स का ब्रेकअप है चैप्टर वाइज। फिर भी हम आगे बढ़ते देखिएगा। फॉरेक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप वो देखोगे चैप्टर वाइज। मैं पहला क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, ये ओल्ड सिलेबस का। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको स्वैप पॉइंट का एडजस्टमेंट आता हो, मार्जिन का एडजस्टमेंट आता हो और क्रॉस रेट आता हो तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट हो सकता है पहला सेंटेंस में वो फंस जाए। क्या बोला गया है? इम्पोर्टर कस्टमर ऑफ योर बैंक विशेज टू बुक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ योर बैंक ऑन 3 सितंबर फॉर सेल टू हिम। यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूजन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकते हैं, वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टर लिखा हुआ है और सेल टू हिम,
क्योंकि इंपोर्टर को बाहर सिंगापुर डॉलर पे करना है तो उसको सिंगापुर डॉलर बैंक से बाई करना पड़ेंगे, तो बैंक को इसको बेचना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रेट दे दिया है स्पॉट रेट और कुछ मार्जिन दे रखा है। आपको क्वेश्चन में बोलता है कि बताओ कितना फॉरवर्ड रेट कोट करोगे, तो कुछ नहीं, आपको सिंपली देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि देखो इसमें एक तो सबसे पहले इंपोर्टर आपको ये नहीं बताया गया है कि कहाँ से। अच्छा एक और मैं क्लियर कर दूँ इस बीच में ही, मैं जो आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन अभी न्यूली ड्राफ्ट किया इंस्टीट्यूट ने 1 2 3 4, ये न्यू क्वेश्चन 1 2 3, ये 3 न्यू क्वेश्चन हो गए। वैसे आप लोग को ये 1 का डी भी न्यू क्वेश्चन लगेंगे, बट मेरे बुक में पहले से था क्योंकि ये सीएमए का क्वेश्चन था, तो सीएमए का क्वेश्चन में कवर करके चलता हूँ, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए न्यू नहीं है, लेकिन आपको न्यू लग सकता है ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का डी है। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए, और ये एक क्वेश्चन 4, ये न्यू क्वेश्चन 5 और ये न्यू क्वेश्चन। इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डिस्कशन कर रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ कि ओल्ड क्वेश्चन कैसे दिखता था और न्यू क्वेश्चन कैसे दिखता है और उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको डिस्कशन कर दूंगा। ये देखिएगा, मैं पहले चलता हूँ क्वेश्चन पे। ये देखिए इसमें क्या है कि आपको ये इंपोर्टर कहाँ से नहीं बताया गया है, लेकिन मैं बार बार क्या कहता हूँ, ये पॉसिबल यूज ऑल इन्फॉर्मेशंस गिवन इन क्वेश्चन। अगर इस चीज़ को देखोगे तो ये दोनों रेटों को यूज करना है, और दोनों रेट को यूज करोगे तो डॉलर डॉलर कैंसिल होकर रुपीयन सिंगापुर डॉलर का रेट आ जाएगा, रुपीयन सिंगापुर डॉलर का रेट आ जाएगा। तो अब आप देखो, जब सिंगापुर डॉलर किसी को बाई सेल करना है तो इसका मतलब जो नेक्स्ट करेंसी होंगे रुपी होंगे, यानी कि आपको क्रॉस करके सिंगापुर डॉलर रुपी का क्रॉस एक रेट निकाल लेना है स्पॉट रेट में। लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द रेट टू बी कोटेड टू द इंपोर्टर। अब आपको जो रेट कोट करना है इसके लिए तो सबसे पहले फॉरवर्ड रेट की बात करना है। तो ये देखो फॉरवर्ड रेट में इसमें भी आपको स्वैप पॉइंट का एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, इसमें भी स्वैप पॉइंट का एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब रहता है सवाल, क्या ये जो एक्सचेंज मार्जिन है क्या दोनों में पहले एडजस्टमेंट करके देन क्रॉस करूं, या पहले क्रॉस करके देन एक्सचेंज मार्जिन एडजस्टमेंट करूं? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने इस चीज़ों पे पहले अपनी क्लास में भी बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है कि आप ये देखो कि क्रॉस रेट कहीं मार्केट में प्रिवेल नहीं करता। क्रॉस रेट एक सिर्फ कैलकुलेशन है, ये चीज़ कभी मत भूलना आप। अगर आप ये दोनों को क्रॉस करके एक रेट रुपी और सिंगापुर डॉलर का निकाल लोगे तो वो रेट कभी मार्केट में प्रिवेल नहीं करेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। क्योंकि आपको जब भी कन्वर्जन कराना है तो दोनों बैंक में जाना ही होता है, और अगर कभी कस्टमर दोनों बैंक में जाएगा, यानी कि इस रेट के लिए भी और इस रेट के लिए भी, तो याद रखना कस्टमर के लिए इंटरबैंक रेट अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए मर्चेंट रेट अप्लाई होगा और उसमें एक्सचेंज मार्जिन एडजस्टमेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको सवाल ये पैदा होता है, क्या इंपोर्टर दोनों बैंक में जाता है? अगर जाता है तो पहले दोनों पे मार्जिन एडजस्टमेंट करोगे, देन आप उसके बाद क्रॉस करोगे, और नहीं तो आपको लगता है नहीं इंपोर्टर नहीं जा रहा है दोनों बैंक में, यहाँ तो बैंक जा रहा है, तो फिर आपका इंटरबैंक रेट अप्लाई होगा और देन पहले क्रॉस करके देन एक्सचेंज मार्जिन एडजस्टमेंट करना है। यानी कि एक बार एक्सचेंज मार्जिन एडजस्टमेंट होंगे जो आपको 5 पैसे का एडजस्टमेंट करना है, और आपको मालूम है बिड रेट में आप माइनस करते हो, आस्क्रिप्ट में माइनस करते हो। तो जो इस क्वेश्चन में जो मेरे अपेरेंटली नजर आ रहा है, इंपोर्टर ने बैंक को बोला है, तो इंपोर्टर मैंने बैंक को बोला है कि मुझे सिंगापुर डॉलर चाहिए, और वो बैंक किसी और इंटरबैंक में जा रहे हैं, तो वहां आपको एक्सचेंज मार्जिन अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक के पास जा रहा है। यानी कि ये जो रेट जो होगा दोनों, आपको दोनों पे एक्सचेंज मार्जिन एडजस्टमेंट नहीं करना है, पहले नेट करना है, देन आपको एक्सचेंज मार्जिन एडजस्टमेंट करना है। ये क्वेश्चन का आपका रिक्वायरमेंट होगा। अब रहा सवाल की रेट कैसे इंटरप्रेट करें, कोई बड़ी बात नहीं है। यूएसडी रुपीज़ लिखा हुआ है 49 है, डॉलर के साथ 1 होगा आपका, रुपी के साथ। वैसे ये फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने ऐसे कोड किया है कि कुछ आपको एक रेट ISO कोड में कोड किया है, कुछ एक सिंबल में कोड किया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ISO कोड के साथ मैं नॉर्मली कहता हूँ कि फर्स्ट करेंसी के साथ 1 अटैच करिए, अगर सिंबल है तो सेकंड करेंसी के साथ अटैच करिए। अब इस केस में यहाँ पे देखिए, एक करेंसी में रुपी सिंबल है, एक करेंसी में ISO कोड है। वैसे भी हमने एक और चीज़ बताया था कि सेम इंटरप्रिटेशन सारे एक्सचेंज रेट में आपको अप्लाई करना है, एक ही इंटरप्रिटेशन। तो अभी के केस में देखो, अगर रुपी डॉलर के साथ, रुपी पाउंड के साथ, रुपी यूरो के साथ, ऐसे करेंसी जिसका स्ट्रेंथ हमेशा टाइम टू टाइम सेम चल रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में हम हमेशा आपको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ को ध्यान में रखिए। सिर्फ 3-4 करेंसी को मैंने स्ट्रेंथ बोला, इग्नोर करा करिए, क्योंकि टाइम टू टाइम वो स्ट्रेंथ अप एंड डाउन होते रहते हैं। यूरो, पाउंड, CHF, डॉलर, ये चारों के बीच में अगर कभी स्ट्रेंथ में और अप डाउन मिल भी जाए, और अगर आपको लगे कि इंटरप्रिटेशन में ये हमारा लॉजिकल बनता है, तो आप लेके चल सकते हो। तो इस केस में आपका बनेगा $1 का सिंगापुर डॉलर, $1 का रुपी, इतना आप इसको पहले
कैलकुलेट सॉरी ये आपका कंप्रेस्ड फॉर्म में है, सेकंड डिजिट में आपका 6 8 होगा। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें सॉल्व हो जाएगा। मेन चीज़ जो ध्यान रखना था आपको, एक्सचेंज मार्जिन 2 बार अप्लाई होना है, 1 बार अप्लाई होना है। इस क्वेश्चन में जो होगा आपको 1 बार अप्लाई होगा। वैसे लोगों को दिख रहा होगा, मैंने कुछ लोगों को रेफरेंस देते हुए देखा है ऐसे क्वेश्चन का जो आपको कभी पीछे सिंगापुर डॉलर खरीदना था इम्पोर्टर को, जो 2 डेट पर आपको रेट दिया करते थे, वो रेफरेंस गलत है। ये क्वेश्चन अभी तक इंस्टीट्यूट के पास नहीं थे और कोई बहुत बड़ी बात कहूँ, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपका पोर्टफोलियो का है, अगर ये सॉरी कैपिटल बजटिंग का है, कैपिटल बजटिंग का है, ये भी प्रैक्टिशनल भी नहीं था। और ये देखो मेरे मॉडल में भी कवर नहीं है। न्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएंस। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन न्यू है, ऐसा नहीं कि हमने कॉन्सेप्ट कवर नहीं करा हुआ है, कॉन्सेप्ट खूब कवर करा हुआ है। एक भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट हमने कवर क्लास में नहीं किया हुआ है, और विथ लॉजिक, विथ एनालिसिस, विथ समथिंग 100% एनालिसिस के साथ क्लास में सॉल्व करा हुआ है। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकते हैं अगर आपका लॉजिक क्लियर हो तो। देखो इस क्वेश्चन में कहाँ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकता है, अगर ये आपने पढ़ा हो तो खास करके इसमें क्या है कि लाइफ नहीं दिया हुआ है, ना आपको रिक्वायर रिटर्न गिवन है, डिस्काउंटेड भी गिवन है, दोनों नहीं है इस क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ आज का जो लगाया हुआ पैसे दे रखा है, फ्यूचर का इनफ्लो दे रखा है, और लास्ट में कहते हैं कैलकुलेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसमें एक चीज़ देखिए, जब आपके पास लाइफ है ही नहीं तो आप एनपीवी निकाल नहीं सकते, और जब आप एनपीवी निकाल नहीं सकते हो, ठीक है जी, तो जब आप एनपीवी नहीं निकाल सकते हो तो फिर उस केस में आपको एनपीवी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि देखो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी चीज़ का आ सकता है, कैश फ्लो का आ सकता है, एनपीवी का आ सकता है। अभी के केस में जो आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें से आपको नजर आ जाएगा कि ये कैश फ्लो को ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है, कैश फ्लो का मीन कैश फ्लो ले लीजिए, डेविएशन लेके डेविएशन का स्क्वायर कीजिए, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करिए, प्रेजेंट वैल्यू में भी लाने की जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट का जितना स्टैंडर्ड डेविएशन हो ये निकाल दीजिए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करिए, वेरिएंस हो जाएगा। सीधा इसी डेविएशन को करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई और दूसरा इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा और आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है या वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएशन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन में बार बार कहता हूं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करना होगा। वैसे नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड में मीन एनपीवी होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन मीन एनपीवी कैसे निकालोगे जब तक लाइफ दे नहीं रखा है। हाँ वैसे इसमें बोला तो गया है कि दोनों का जो रिटर्न है, रिटर्न भी इसका सेम है, तो एक कंपैरिजन के लिए हो गया, क्योंकि रिटर्न सेम है, लाइफ सेम है, हर चीज़ सेम है। तो उस केस में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए कि जिसका रिस्क कम हो वो वाले हमारे को सिलेक्ट करना चाहिए, ये मेन चीज़ है। तो देखो विच प्रोजेक्ट शुड बी प्रोजेक्ट इज मोर रिस्क। एक तो सबसे पहले वेरिएंस निकालना है, तो कैश फ्लो का वेरिएंस निकाल दीजिए, कैश फ्लो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए, कैश फ्लो का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दीजिए। और 2 प्रोजेक्ट में से कौन ज़्यादा रिस्की है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपैरिजन कर लीजिए। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में हाई नजर आता है, तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे आप रिस्की प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकते हो। यानी कि आपके पास 2 उपाय होता है रिस्की स्टॉक डिसाइड करने के लिए। एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपैरिजन करके कौन ज़्यादा रिस्की ये बता दीजिए, या एक होता है कंपैरेटिव रिस्क बताना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से डायरेक्टली पता चल रहा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन से दीजिए, नहीं तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ रहा है और उसका कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, कैश फ्लो भी कम है, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे जो डिसीजन होता है उससे बेसिस पे आप मोर रिस्की बताइए। अब अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का सी की अगर बात करोगे, ये देखो ईवीए का क्वेश्चन पूछा गया है, ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। ये देखिए मैं बता दूं क्या है इसमें, कांस्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड डेवलप, ये क्वेश्चन तो आप पढ़ लीजिएगा। मेन चीज में बता दूं क्या है, देखो द नेटवर्थ ऑफ कांस्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड इज 200 करोड़ दिया गया है और लॉन्ग टर्म डेट इज 400 करोड़। हमेशा नेटवर्थ जो होते वो इक्विटी होल्डर का फंड होता है, यानी कि उसमें इक्विटी कैपिटल होगा, रिजर्व होगा। तो इक्विटी का फंड आ गया 200 करोड़ और डेट का फंड है 600। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आपका हो गया 600। आपको याद होगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे निकालते हो। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहता है कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना आया, यानी कि ईबीआईटी मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स माइनस जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको आप डब्ल्यूएसएससी से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लो। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड की तो जरूरत है, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड 400 और 200 600 आ गए। लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, द प्रोडक्ट हैज बीन पेटेंटेड एंड दी हैज मार्केट वैल्यू ऑफ 100 करोड़ व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब यहाँ कह रहा है कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, इसका मतलब ये जो नेटवर्थ और जो आपका डेट है जो आप 600 कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हो उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या ये पेटेंट जो दे रखा है 100 करोड़ को,
क्या ये हमारे कैपिटल में आएगा, ये कैपिटल में नहीं आएगा। मेन बात ये है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि देखो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करना चाहिए। ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो कि वो कैपिटल जो हमारा इन्वेस्ट हो रखा है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, क्या ये पेटेंट जो आपका पेटेंट करा रखे हो प्रोडक्ट को, क्या इससे कुछ आपको फ्यूचर का बेनिफिट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसको आपको लेना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं लेना चाहिए। वैसे ओपिनियन ये होता है कि अगर पेटेंट जिसका मार्केट में कुछ वैल्यू है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड में लेके कैलकुलेशन कर सकते हो, वहाँ पे एक नोट भी दे सकते हो कि ये हमने अज्यूम किया है कि इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, क्योंकि इससे हमारा बेनिफिट हो रहा है पेटेंट के बेसिस पे। ये आप अजम्पशन लेके जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं वैसे ही मैं कहता हूँ इफ़ पॉसिबल यूज ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, और ज़्यादातर केस में देखोगे तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया रहता है तो यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में कंसीडर करने के लिए हिंट दे रहा है, जो मुझे लगता है। वैसे नहीं भी लिया जा सकता है, एक नोट डाल के आप ले सकते हो। अब रहता है सवाल यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो क्या रेवेन्यू, ये जो 84 दे रखा है, रेवेन्यू का नॉर्मली मतलब हम सेल समझते हैं, लेकिन हमें सेल की जरूरत नहीं है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जरूरत है। अब अगर रेवेन्यू अगर मैं सेल मानूं तो क्या सेल के बाद क्या यहाँ पे कहीं पे कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन है? कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो रेवेन्यू जो 84 करोड़ का दे रखा है इसने, वो 84 करोड़ आपको EBIT ही अज्यूम करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है। और अगर आप बोलोगे कि नहीं EBIT, क्योंकि इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट है, अगर इंटरेस्ट कंसिडर कर भी लोगे आप तो भी नहीं, इंटरेस्ट कंसीडर करोगे नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट से रेवेन्यू के बाद का जो कॉस्ट है वो हमारे को दे ही नहीं रहा है। तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि यही 84 हमारे लिए EBIT, इसी को नेट ऑफ टैक्स करोगे, यही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। अब अगर याद हो तो WSCC के लिए हमें WSCC के लिए KE की जरूरत पड़ेंगे एंड KD की जरूरत पड़ेंगे। अब आप सोचो, अब इस क्वेश्चन में ना कहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रहा है, ना कहीं पे डिवेंचर का कॉस्ट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है 364 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड इज 10%। इसका मतलब गवर्नमेंट का बॉन्ड 10% दे रहा है, क्या हम इसको रिस्क फ्री अज्यूम कर सकते हैं? हाँ, अगर बॉन्ड पोर्टफोलियो जनरेट्स अ रिटर्न ऑफ 12%। अब आप सोचो, क्योंकि आपको KE की जरूरत पड़ेंगे, बिना कॉस्ट ऑफ इक्विटी का WSCC नहीं आएगा, जब तक WSCC नहीं आएगा तब तक आपका EV नहीं आएगा। यहाँ पे बॉन्ड पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूट ने लिखा है, लेकिन इसको बोलना चाहा होगा मार्केट पोर्टफोलियो जनरेट्स अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। अब ये मार्केट पोर्टफोलियो हो गया तो ये मार्केट का रिटर्न हो जाएंगे, ये आपका रिस्क रिटर्न हो गया। और अब आपको एक बीटा की जरूरत पड़ेगा जिसके बेसिस पे KE निकालोगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द स्टॉक ऑफ द कंपनी मूव्स इन टेंडेम विद द मार्केट, यानी कि जैसे जैसे मार्केट में मूवमेंट हो रहा है वैसे स्टॉक भी मूवमेंट हो रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने पोर्टफोलियो में एक बार नहीं, कम से कम 10 बार बोलता हूँ कि अगर मार्केट का रिटर्न और हमारा रिटर्न सेम हो गया तो हमारा बीटा एग्जैक्टली मार्केट के बीटा के इक्वल हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपका बीटा जो होगा 1 आएगा। क्लियर है? और अगर बीटा 1 आ गए तो अब आप देखो बीटा 1 हो जाएंगे तो उसके बेसिस पे आपका जो क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी होंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट होके आ जाएंगे। फिर कॉस्ट ऑफ डेट, आप डिवेंचर की कॉस्ट की बात करो। अब यहाँ पे एक लाइन का नोट लिखो, कहीं पे कुछ चीज़ नज़र आ नहीं रही है आपको, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट की बात करें, डेट आप इसी को अज्यूम करिए। जैसे देखो ये हम यूज़ तो कर रहे, लिखा तो इसने बॉन्ड पोर्टफोलियो, जबकि बॉन्ड पोर्टफोलियो नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें मार्केट का रिटर्न चाहिए होता है, क्योंकि बीटा जो निकाला जाता है मार्केट के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप ये मार्केट पोर्टफोलियो के अजम्पशन के साथ अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ये मार्केट रिटर्न है और ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है। तो आप जो कॉस्ट ऑफ डेट यूज़ करोगे 10% को यूज़ करिए, इसको 12% को यूज़ करके अब आप एवरेज कर लीजिए, यही आपका WSCC हो जाएगा। टैक्स की कोई इशू है ही नहीं, क्वेश्चन में टैक्स दे ही नहीं रखा है, आपका EV आ जाएगा। यानी कि सिंपल क्या समझे, KE निकाल लो, 10% को रिस्क फ्री अज्यूम करना है, इसको मार्केट अज्यूम करना है। स्टॉक का मूवमेंट और मार्केट का मूवमेंट सेम है, इट मीन्स बीटा 1 है, और बीटा 1 हो जाएगा तो आपको ये भी बता दूं कि KE आपका 12% आ जाएगा। तो KE 12% आ गए, KD आपका 10% आ गया, ऐसे समझ जाओ। डिवेंचर का कॉस्ट 10% आ गए, 10 और 12 को आप एवरेज कर दीजिए, वो एवरेज आपका WSCC आ जाएंगे, और वो WSCC के बेसिस पे आप 84 के में से माइनस करके EBA निकाल सकते हो। याद रखना, अगर लॉजिक क्लियर है क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज भूल जाइए, धोखे में मत जाइए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आगे तो यूनिट प्राइस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 के D की अगर हम बात करें तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का D जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का D ये अभी तक नहीं था कहीं पे, CA इंस्टीट्यूट के नॉलेज में नहीं था। हाँ, ये CM में क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का M है। ये देखोगे ये क्वेश्चन तो थे हमारे पास, बहुत आसान क्वेश्चन था। द यूनिट प्राइस इतना स्कीम का दे रखा है, पब्लिक का ऑफर का कुछ प्राइस दे रखे हैं। देखो अगर आपको याद हो तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, क्योंकि इसमें बोलते हैं इंस्टीट्यूट की बताओ फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड बताइए।
फ्रंट एंड लोड का मतलब जो खरीदते टाइम पे जो म्यूचुअल फंड ने जो आपका कमीशन ले लिया, फ्रंट एंड लोड है। और जो बेचते टाइम जो आपका रिडम्पशन वैल्यू पे जो आपका कमीशन ले लेते हैं उसको कहते हैं बैक एंड लोड या एग्जिट लोड भी कहते हो जिसको। तो ये क्वेश्चन अभी तक अगर आप चेक करोगे तो सीए इंस्टीट्यूट के नॉलेज में नहीं था, ये सीएमए इंस्टीट्यूट को वो भी एग्जाम में नहीं आया था। ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर में सीएमए वालों ने दिसंबर 2014 में पूछा हुआ था कभी 3 मार्क्स का, जो कि आपको पूछा गया है 5 मार्क्स का। तो बहुत आसान है। इसका जो आंसर है ये देखो, आपका 10 रुपये का फंड है और ये 10.204 में आपका इशू किया जा रहा है, यानी कि कितना एडिशनल आपसे चार्ज करे तो 2.04%। यही जो एडिशनल जितना आपको चार्ज कर रहे हैं ना, ये जो 2.04% यही आपका फ्रंट एंड लोड होंगे, फ्रंट एंड लोड है। और अगर आप बैक एंड लोड की बात करोगे तो ये देखो बैक एंड लोड जो आप रिडम्पशन के टाइम में कर रहे हो, ये देखो 10 रुपये की चीज़ जो आपको 9 रुपीज़ 80 पैसे पे आप रिडीम कर रहे हो, तो एक चीज़ अगर आप चेक करोगे तो आई थिंक 2% डाउन होगा ये। तो ये देखोगे तो बैक एंड लोड जो आपको नजर आएंगे आपको ये 2% का। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपका आसान क्वेश्चन था। अगर आपको एक बार थोड़ा सा लॉजिक भी क्लियर होते कि फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड क्या होता तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन ये सीए इंस्टीट्यूट के नॉलेज में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ सीएमए वाले के पास था। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, एज इट इज ये प्रैक्टिस मैनुअल भी है, क्वेश्चन नंबर 57 पेज नंबर 6.73 पे। और ये हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 20 का जी भी था। हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज़ था ज़रूर, मैं बार बार एग्जाम में क्वेश्चन में क्लास में मैं मार्क भी कराता था कि देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसमें प्रॉब्लम आ सकता है मार्केट कन्वर्जन प्राइस में, क्योंकि यहाँ से लैंग्वेज क्लियर नहीं होता है क्या कहना चाह रहा है। इस पढ़ते सॉल्व करते टाइम तो लग जाता है यही तो बोल रहा है, लेकिन अगर जब इसको सही में आप अगर एकदम से सामने पढ़ोगे तो मार्केट कन्वर्जन प्राइस क्लियर नहीं हो रहा होता है। तो मैंने बोला था कि इसको आप 2-3 बार रिवाइज करके जाना। मार्केट कन्वर्जन प्राइस ऑफ शेयर एट पैरिटी, एट ऑफ शेयर एट पैरिटी, अगर ये याद आ रखा होगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने लिखवा भी रखा था, बड़े बड़े उसमें होल हाईलाइट भी करा रखा था कि ये पॉइंट आपको पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो देखो ये क्वेश्चन नॉट अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है, पीएम में नहीं था, हमारे बुक में भी नहीं है। देखो झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच बोलना सीखना चाहिए। अगर हम झूठ बोल के आपको बोले कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 का डी था हमारा, तो देखो जो आपने नहीं अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व किया तब तो आपको अरे हाँ टीचर के बुक्स में तो सारे आ गए, लेकिन जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको पता है क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही बोला है ना, ये क्वेश्चन जो है ना ओल्ड सिलेबस वाले दिखता दूर से बहुत आसान है, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो उसके गूगलिया समझ में आएगा। जैसे अभी आप देख लियो इकोनॉमिक वैल्यूएटर में कैसे गूगली डाल रखा है उसने, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में भी देखो आप कुछ भी लाइफ वगैरह नहीं दिया, कैश फ्लो से आपको निकलवा रहा है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गूगली डाल रखा है। अब जैसे इसकी हम बात करें, अगर इस क्वेश्चन में आओ ना दिखाता हूँ मैं, ये देखो शकल सूरत तो ऐसे नजर आएगा, ये देखो क्वेश्चन 1 का डी देखो दिख रहा है। आप जाइए जितने भी टीचर्स आपको रेफरेंस दे रहे हैं ना कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे बुक में जाके आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, हम भी कह सकते हैं हाँ जी हमारे बुक में तो है ये क्वेश्चन। कहाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 का डी। देखो धोखे देने की सबको आदत है, बच्चे भी ऐसे ही सोचते हैं, बच्चे को भी तो वही अच्छा लगता है, अरे हाँ टीचर ने बोल दिया, हाँ सही तो बोल रहे होंगे। लेकिन टीचर को खैर सोचना चाहिए, रेस्पेक्ट करते हैं, मम्मी पापा का दर्जा के नीचे टीचर का दर्जा आता है, उसके बावजूद भी अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को धोखे देते रहते, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। चलो कोई नहीं, आइए वापस। ये देखो अपेरेंटली दूर से नज़र आएगा तो देखो सेम ही क्वेश्चन नजर आएंगे, अरे हाँ सही तो बोल रहे हैं ये क्वेश्चन है। तो ये देखो म्यूचुअल फंड XYZ, अमाउंट इन्वेस्टेड, NAV, डिविडेंड, NAV, इफेक्टिव, दिख रहे, ये देखो म्यूचुअल फंड ABC, यहाँ डेट, ये सारे, क्योंकि ये देखो कितने बार क्वेश्चन पूछ रखा है। देखोगे रेफरेंस देखो ना ध्यान से, मे 13, 12, 4 में आ रखा है, स्टडी मैट में भी, RTV में दे रखा है, CM में जम के पूछा हुआ है, दूर से देखते लगता है अरे क्वेश्चन तो आ रहा है। और जब क्वेश्चन पढ़ने जाओगे ना तो देखो क्या क्या याद आएगा। एक तो सबसे पहले इसने इफेक्टिव यील्ड दे दिया है। अब देखो इसमें क्या करना चाहिए, ये आपको 1 साल का यील्ड है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अज्यूम बोला है कि 365 डेज इन ए ईयर होगा। मिस्टर एक्स हैज़ मिसप्लेस्ड द डॉक्यूमेंट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, हेल्प हिम इन फाइंडिंग द डेट ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर सेंडिंग द फॉलोइंग। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स हैज़ मिसप्लेस्ड द डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंट्स कुछ मिसप्लेस हो गया है, हेल्प इन फाइंडिंग द डेट ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, उसको डेट बताना है। इसका मतलब काउंटिंग भी करने पड़ेंगे, आप किस डेट पे खरीदा है, क्योंकि ये जो आपका रिडीम कर रहे, देखो ध्यान से कौन सी दिन पे रिडीम हो रही, 31 मार्च 2018 का दे रहे, यानी कि वो लास्ट डेट है। और अगर आपको याद हो तो हमने टाइम वैल्यू में डेट का काउंटिंग बताया था, इवन आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिखाया था,
क्या आपने कभी पासबुक पे बैंक का इंटरेस्ट मैच करा पाया? मैंने आपको बैंक का पासबुक का इंटरेस्ट मैच करा के दिखाया, काउंटिंग बताया कि बैंक इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करता है। वो काउंटिंग बताने का एक ही लॉजिक होता था कि जब भी डेट काउंट करते हो तो कैसे काउंट किया जाए। हमेशा मैंने वहाँ से कंक्लूड करके दिया था, स्टार्टिंग डेट हम लोग काउंट करते हैं, मैच्योरिटी डेट को काउंट नहीं करते। उसका लॉजिक भी बहुत सारे दे रखा था सारे, तो चलो उस लॉजिक को अभी छोड़िए, हम एक कंक्लूजन लेते हैं, स्टार्टिंग डेट काउंट करते हैं और एंडिंग डेट काउंट नहीं करते, यानी कि मैच्योरिटी डेट काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे 31 मार्च को अगर मान लीजिए 20 डेज अगर आता है तो 20 डेज में 31 मार्च को छोड़ के आप उसके बाद पहले कैलकुलेशन कर लोगे। बोलोगे 20 डेज आएगा कैसे? अरे ये तो बहुत आसान है, आ जाएगा। देखो कैसे, क्या NAV स्टार्टिंग का मालूम है? क्या आपको डिविडेंड आ जाएगा? क्या NAV एट एंड का मालूम है? क्या आपको रिटर्न एक आ जाएगा? यानी कि ये एक्चुअल रिटर्न है जो आपने कमाया है। जैसे कि मैंने कैलकुलेट कर रखा है, इसका एक्चुअल रिटर्न जो आता है, आई थिंक ये एक्चुअल रिटर्न 2.52% आपका आएगा जो निकालोगे अगर तो 2.52 कमा रखा है, लेकिन एनुअल में कितना कन्वर्ट कर रखा है? 9.66। तो इसको आप यूनिटरी मेथड यूज कर लो कि देखो 9.66 365 डेज का है, तो 2.52 कितने दिन का आता है? तो उससे क्या हो जाएगा? आपका डेज आ जाएगा। जैसे अप्रॉक्सीमेटली 95 डेज आता है, तो वो 95 डेज आप पीछे कर लीजिएगा, 95.22 आ रहा है वैसे, तो आप देख लीजिएगा उसको, तो उससे क्या हो जाएगा? डेट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच स्कीम, नंबर ऑफ यूनिट्स तो बहुत आसान है, आ जाएगा तीनों स्कीम का अलग अलग। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, टोटल NPV पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। NPV की बात करोगे या तो ये NAV होना चाहिए, क्योंकि NPV की अगर बात किया जाए तो ध्यान से देखो, NPV कैसे निकालोगे? सबके लिए अलग अलग डेज है, सबके पीरियड जो आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। जब सबके पीरियड अलग अलग आएंगे तो एक साथ तो आप टोटल कंबाइंड कर नहीं पाओगे। हाँ, टोटल यील्ड की बात किया जाए तो समझ आ सकता है, वो भी टोटल यील्ड जब हम निकालेंगे तो उसमें हम सीधा बोलेंगे कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, कितना हमारा टोटल डिविडेंड आया, कितना हमारा क्या कहते हैं NAV आ रखा है, इसके बेसिस पे टोटल यील्ड निकाला जा सकता है। लेकिन ये टोटल NPV में कुछ डाउट है, आप सजेस्टेड का इंतजार करो। अब इसमें NPV तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि NPV निकालने के लिए PV ऑफ इनफ्लो माइनस PV ऑफ आउटफ्लो करते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है। और PV ऑफ इनफ्लो और PV ऑफ आउटफ्लो अगर करोगे तो जो रिटर्न दे रखे हो, अब उसी रेट को अगर डिस्काउंट रेट यूज करोगे तो NPV आ जाएगा 0। और NPV पॉजिटिव और निगेटिव हमारा तब आता है जब हमारा जो एक्चुअल रिटर्न जो कमाते हैं और जो फेयर रिटर्न होते हैं उसमें जब डिफरेंस आता है, तभी जाके NPV पॉजिटिव और निगेटिव आता है। और अगर आपको यहाँ पे कोई डिस्काउंट रेट नहीं गिवन है, और डिस्काउंट रेट गिवन नहीं है इस केस में, बोलोगे कहाँ से NPV आए? मान लो ना कि हमने NPV जो जिसने हमने यूनिट्स को अब लाइफ के एंड में मैच्योर्ड हुआ, उसी को आप सेल वैल्यू मान लो, उसी को डिस्काउंट कर लो। डिस्काउंट करने के लिए कहाँ से रेट लाओ? कोई रेट तो है ही नहीं, तो क्या आप इफेक्टिव रेट को यूज करोगे? और इफेक्टिव रेट को यूज करो तो जितने पैसे लगाए हो एग्जैक्टली उतना ही आएगा, और जब उतना ही आएगा तो NPV आएगा 0। या NPV तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। क्लियर है जी? NPV तो नहीं हो सकता। अब यह तो ये NAV लिखना चाहा होगा या टोटल क्या निकालना लिखना चाहा है वो इंस्टीट्यूट को मालूम है। और एक और चीज़, एग्जाम में जब भी आप लोग बैठते हो तो एक बार ज़रूर उसको बोला करो कि भाई एक बार थोड़ा देख के आओ, इस क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ नज़र आता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को इमीडिएटली वहाँ से जो सुपरिटेंडेंट वगैरह होंगे वो आपको कॉल करेंगे और इमीडिएटली वहाँ से फीडबैक आके, हो सकता है कितने बार तो क्लास में कुछ मिसप्रिंटिंग वगैरह होते तो फाइंड आउट हो जाता है, उसी पे सर एग्जाम हॉल में ही बता दिया जाता है। अब इस बार क्या सिचुएशन रहा मालूम नहीं, लेकिन इंतजार करो सजेस्टेड का, NPV तो नहीं होगा। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर फिर हम एग्जाम में क्या करते हैं, अभी कह रहे हो सजेस्टेड का इंतजार करो। एग्जाम में कोई जरूरी थोड़ा है, आप सेकंड पॉइंट छोड़ दो, बाकी तो आपको बन जा रहे हैं ना। नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, टोटल यूनिट्स, टोटल यील्ड निकालना है, टोटल यील्ड हो गए, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल आपका डिविडेंड कितना आ गया, टोटल आपका अमाउंट एंड में कितना है, टोटल के बेसिस पे सीधा आप यील्ड निकाल दो, या तीनों को यील्ड के बेसिस पे एवरेज करके भी निकाल सकते हो, आंसर वही आ जाएगा आपका। नंबर ऑफ डेज आपका ऑलरेडी आ चुका है, कैसे? यील्ड आ गए, ये यूनिट्स के बेसिस पे यील्ड आ गया। अब ये यील्ड आपका 1 साल का है तो कितने दिन का यील्ड है तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो उसके बेसिस पे नंबर ऑफ डेज तो आपका ही चुका है, ठीक है। और ये डेज आपको निकालना है, ये सिर्फ 4 रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले कह रहा है आफ्टर असरटेनिंग द फॉलोइंग, पहले ये चारों तो निकालना है, उसके बाद डेट निकालना है। तो डेट तो आ जाएगा क्योंकि जैसे 95 डेज आ रखा था तो उसके 95 डेज पीछे कर दीजिए 31 मार्च से, अपने आप आ जाएगा। पहले वाले के निकाल के मैं बात कर रहा था, बाकी सबका आप देख लीजिए, कैलकुलेशन करिएगा। आइएगा इसमें फॉरेक्स की बात करोगे तो ये फॉरेक्स का क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये है, इसका मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे डाला हुआ था, जो आपका लेट कैंसिलेशन, लेट एक्सटेंशन यानी कि ड्यू डेट के बाद का जो एक्सटेंशन होते हैं उसके बेसिस पे ये एज इट इज़ क्वेश्चन आ रखा है, इसमें कोई कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं था, ठीक है, 100% सेम थे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस मैनुअल भी था, ये प्रैक्टिस मैनुअल भी ये क्वेश्चन है 12.61 पेज पे, और ये क्वेश्चन हमारे एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 था।
अभी भी ये वीडियो आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। इस क्वेश्चन को इवन मैंने आपको सॉल्व भी करा रखा है। आगे देखिएगा। फिर आगे बढ़े अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, उसमें ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका फैक्टरिंग अग्रीमेंट का। ध्यान से देखो, इसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है, बट इसमें प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। मैं बता दूं आपको क्यों। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम ये है कि सर कमीशन नहीं दे रखा है फैक्टरिंग का। अब कमीशन नहीं दे रखा है तो क्या प्रॉब्लम है, कमीशन घर से लेके आओगे क्या? नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, आप मत दो कमीशन, बस इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। आप क्या कर सकते हो, ये देखो एस्टिमेटेड सेल्स है, रिसीवेबल्स दे रखा है इसको। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस मैनुअल में तो नहीं था ये क्वेश्चन, फैक्टरिंग वाले ये क्वेश्चन तो नहीं है एज इट इज़ प्रैक्टिस मैनुअल में, लेकिन हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का ही मिसलेनियस में जो है वो आपको मैच हो रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का ही मैं दिखा दूं कैसा एक क्वेश्चन है। 100% सेम नहीं है, बट सारा ट्रीटमेंट वही है आपका। उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करके गए हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है एग्जाम में। ये मैं दिखा दूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आई है ना, 4I। ये मैं अपने बुक का राइट इशू ये हो गया फर्स्ट सीरीज 1BC 4 का आई। मैं दिखाऊं क्या है इस क्वेश्चन में, कैसे आपका ये क्वेश्चन मैच होता है, मैं बता दूं आपको। ध्यान से देखिए, यहाँ पे टर्नओवर दे रखा है यानी कि सेल हो गया आपका, और सीधा यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ से ट्रेड रिसीवेबल आ गए, ये आपका जो भी है 3500 का। क्वेश्चन में क्या कर दिया इसने, इसमें भी क्वेश्चन में वही कर दिए। 540 का जो आपका है लैक्स का एस्टिमेटेड सेल है, और अभी हमारा 12 लाख का रिसीवेबल है। यानी कि अभी जब मैं इन हाउस मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये वैसे ही देखोगे तो आपको दोनों के लिए दे रहा है, दोनों के, क्योंकि ये हमारा एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। और फैक्टरिंग प्रोपोजल में जाओगे तो 30 पे आ जाएगा, वो ये कहना चाह रहा है। अब आप देखोगे तो ध्यान से देखिए, सेल 54 है और ये आपका 12 का रिसीवेबल है, और अब 30 डेज का आप रिसीवेबल को मैनेज करोगे। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, इसका मतलब ये होता है कि 540 डिवाइडेड बाय, अब इसमें कोई डेज ले रखा है 365, डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 30, ये अगर चेक करोगे तो 44.38 आता है। यानी कि फैक्टर को 44.38 का जितना भी जो अमाउंट आता है उसका 80% आपको एडवांस देने पड़ेंगे, क्योंकि 20% रिजर्व कर लिया है। तो 44.38 का 80% वो हमें एडवांस देंगे, जिस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो मैं कहता हूँ 44.38, लेकिन ये तो 12% जो था 540 का पहले से था। अगर इसको देखोगे, मैंने M+ रख लिया, ठीक है। अब ये देखो 540 का 12%, 540 का 12% 64.8 बनता है। अगर ये 64.8 का पहले का रिसीवेबल हुआ करता था, अब ये 30 डेज का मैनेज करेगा, तो ये जो जितने का आपका रिसीवेबल में डिक्रीज हुआ है ना, उस पर पूरे के पूरे आपका अपॉर्चुनिटी का सेविंग हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ही देखोगे तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन देखिएगा। इसमें देखोगे तो ये देखो, पहले रिसीवेबल हमारा कितना हुआ करता था 3500,000 का, और ये टर्नओवर हमारा 21,300 को था ही। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑफर टू मैट द ट्रेड रिसीवेबल फैक्टरिंग फाइनेंस एक्सपेक्ट्स दैट टू रिड्यूस द एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पीरियड ऑफ इतना इट्स एट करेंट लेवल टू 35 डेज। ध्यान से देखो क्या बोला इसने, XYZ expects to reduce the average trade receivables period of ABC it's from current level to 35 days। पुराना जितना था ना उसको 35 पे रिड्यूस कर देंगे। तो पुराने को और 35 में जितना का रिड्यूस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको जितना भी अपॉर्चुनिटी लॉस होंगे उसको हम लोग पूरा का पूरा सेविंग मान लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में बता दो, ये 540 का 12% पुराना रिसीवेबल्स था, और 30 डेज का जो जितना रिसीवेबल होंगे, ये रिसीवेबल में जो डिक्रीज है पूरा का पूरा हमारा सेविंग हो गया ब्लॉकेज ऑफ फंड का। तो ब्लॉकेज ऑफ फंड पे जितना रिड्यूस हुआ उसका जितना परसेंट भी है, अब देखो आप लोन कितने पे ले रहे हो बताओ, कह रहे कि आप BPLR पे लोन ले रहे हो और जो कि आपका 8% है, तो उस पर पूरे 8% का अपॉर्चुनिटी सेविंग आ जाएगा, और ये 2 सेविंग आ गया, 3 सेविंग हो गया आपका। और फिर कहते हैं फैक्टर चार्जेज ऑफ प्रीमियम ऑफ 4.6%, जैसे इसमें भी देखोगे आप, ये देखो यही जो है ना, XYZ वुड ऑल्सो मेक अ एडवांस टू 80%, इसमें भी है। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, द इंटरेस्ट रेट ऑन द एडवांस वुड बी 2% हायर देन द 7%, यानी कि जो आपको एडवांस पे जो इंटरेस्ट है ना 2% हायर देन 7%, यहाँ पे भी वही चीज़ कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे फैक्टर चार्जेज अ प्रीमियम ऑफ 4.6% ओवर BPLR। ये जो 4.6% है ना, प्रीमियम जब भी देखते हो ना, मैं बार बार क्या कहता हूँ, प्रीमियम एक्स्ट्रा है।
यानी कि फैक्टर आपको BPLR पे 4.6% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो क्या होगा देखिएगा, जितना भी एडवांस आपको 80% देंगे ना, उस 80% पे आप 8% का अपॉर्चुनिटी सेविंग करोगे और 8 + 4.6% का आप उस पर इंटरेस्ट पे करोगे। 8 + 4.6 यानी कि 12.6% का इंटरेस्ट आप फैक्टर को दोगे और 8% बचाओगे। तो ये जो 30 डेज का जितना कलेक्शन बनता है 44.38 के आसपास, उसका 80% का 4.6% आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। बस यही है। अब इसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करके दे दीजिए फिजिकल क्या कैलकुलेट द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल। बस आप देख लीजिए कितना बनता है। यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक था। अगर आपने ध्यान से पहले से क्वेश्चन पढ़ के गए थे तो बहुत कुछ नहीं है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोर्टफोलियो पे हम अगर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 के ए पे हम अगर आ जाए तो ये देखिए 4 का ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसमें भी इंस्टीट्यूट ने कुछ मिसप्रिंटिंग कर रखा है, मैं बता दूं क्या है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8F था हमारा। स्टडी में आप प्रैक्टिस नोट में जाओगे तो 7.51 पेज पे मिल जाएगा आपको। ये 8F में विथ माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक। देखो अब इसमें क्या था, ये लिखा हुआ है मार्केट प्राइस ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ दे रखा है। कुछ बच्चे तो यहाँ पे एग्जाम से आते ही सर ये क्या दे रखा है मार्केट प्राइस ऑफ डिविडेंड। अरे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके गए हो ना, आपको मालूम है कि कैलकुलेट करने के लिए अगर इनिशियल प्राइस दे रखा है और जब तक एंड का प्राइस नहीं देगा तब तक हम रिटर्न नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब है मार्केट प्राइस से ट्रेंड होगा। आप इतना समझ के चलो क्या कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, मार्केट प्राइस ऑफ डिविडेंड नहीं होना चाहिए, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होना चाहिए। अब आगे देखिए, इतना ही नहीं। और ये जो आपको आगे जो पूछा गया है ना, ये आप देखोगे अगर जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का ओरिजिनल क्वेश्चन, अगर इस पर आके देखोगे तो ये देखो मार्केट प्राइस एट एंड ऑफ द ईयर था। और यहाँ पे देखिएगा इंस्टीट्यूट ने ना आपको इस क्वेश्चन में सीधा CAPM 2 रिक्वायरमेंट पूछा था, लेकिन जब अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे तो इसमें 3 रिक्वायरमेंट डाला है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ये कुछ नहीं था जो मैं बार बार आपको इस क्वेश्चन पे अगर आप जाके अपना रजिस्टर चेक करोगे तो मैंने आपको बड़े बड़े से बोल्ड लिखवाया था कि इसमें रिवाइज हाउ टू कैलकुलेट मार्केट रिटर्न, क्योंकि CAPM के लिए RM की ज़रूरत होता है और इसमें RM नहीं गिवन है। तो RM ना गिवन होने की वजह से हम क्या करते थे, प्राइस एट एंड हम ये अज्यूम करते थे कि अज्यूम देयर आर ओनली 4 सिक्योरिटीज इन मार्केट, और उसके बेसिस पे RM निकाला करते थे। ये सारे ऐड करके प्राइस एट एंड मान लेते थे, सारे ऐड करते थे डिविडेंड हो जाता था, ये सारे ऐड करते थे इनिशियल वैल्यू हो जाता था। अगर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो वही चीज़ पूछा है, एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो एग्रीगेट ऑफ द इन्वेस्टर। यानी कि वही काम इसमें करना था आपको। ये जो क्वेश्चन था इसमें, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये चारों को अमाउंट ऐड कर देना है। ये एंड का वैल्यू आ जाएगा, ये डिविडेंड हो गया, ये बिगनिंग का वैल्यू आ जाएगा। ये जो डिफरेंस जो आप D1 + P1 - P0 डिवाइड बाई P0 जो करते हो, उससे आपका जो रिटर्न आ जाएगा वो ये रिटर्न आ जाएगा। और उसी रिटर्न को मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न अज्यूम करना है और फिर वो RM यहाँ यूज करके CAPM यूज करना था। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग था, हो सकता है कुछ लोग को क्लिक ना किया हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। अगर आप घर से पढ़ के गए होंगे अच्छे से तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे अपना, जो भी मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, हमेशा क्लास में कहता हूँ, माइंड सेट करके रखो। और हमारे कुछ स्टूडेंट को तो माइंड सेट ये पहले से होता है, क्योंकि हर दिन क्लास में मैं इंस्टीट्यूट की हकीकत बताते बताते उनके माइंड में ये चल चुका है कि इंस्टीट्यूट का लेवल क्या है, और उस लेवल के बेसिस पे माइंडसेट पहले से होता है कि हाँ ये सिचुएशन पैदा होने वाला है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने सारे दिखा रखा है, डेरिवेटिव के 75% क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ओल्ड क्वेश्चंस में। तो बच्चे को ये माइंडसेट होते, मेरे स्टूडेंट को माइंडसेट होते, 2-3 ने तो बोल भी दिया। एक दिन तो बोला सर ये मार्केट प्राइस डिविडेंड लिखा हुआ है, हमने तो मार्केट प्राइस अज्यूम करके आ गए और वही सेम चीज़ छाप के आ गए, ये मार्केट का रिटर्न आके आ गए। बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करना है। यानी कि मेन चीज़ होता है माइंडसेट कैसे एग्जामिनेशन के टाइम में। अगर आप ये सोचते हो कि अरे हाँ इंस्टीट्यूट मिस्टेक कर सकता है, तो आप अपने आप को उस तरीके से अडॉप्ट करके आगे बढ़ जाते हो। लेकिन जो लोग कहते हैं इंस्टीट्यूट हमारा भगवान है, इंस्टीट्यूट तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकता, इंस्टीट्यूट के आंसर को छापेंगे, तो छापते रहो, आप क्या करोगे आप बताओ। जिसके पास कॉन्फिडेंस लूज होगा, कम कॉन्फिडेंस होंगे, तो पेपर में तो क्या हाल हुआ होगा इस बार तो उसी को पता होगा, हम क्या कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लगा कि हम लोग कोशिश करते जल्दी जल्दी ख़त्म करें। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 का B है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी देखोगे तो एज इट इज़ क्वेश्चन सब क्या आया हुआ है MM अप्रोच पे। ये आपका पेज नंबर 4.26 पे क्वेश्चन नंबर 23 है, एज इट इज़ आया हुआ है, उसमें कुछ भी डिस्कशन करने लायक है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 5A पे जाओगे तो ये लीजिंग का क्वेश्चन है।
हाँ, लीजिंग के क्वेश्चन इसमें देखोगे तो ये नया क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है जिसमें आपको इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट डाल रखा है। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि 6 साल का लाइफ है और डब्ल्यूडी भी दे रखा है। और आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट हम कैपिटल बेसिस में बताते हैं, लीजिंग डिसीजन में तो नहीं बताते। तो इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट ये करना था आपको कि जो फर्स्ट ईयर का कॉस्ट था आपका 5 लाख का, उस पर आपको 6% का इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करके अगले साल का कॉस्ट आपको बढ़ाते चलना है। और 4th to 6th ईयर के लिए आपको अलग से सेकेंड टू थर्ड ईयर एंड 4% ड्यूरिंग दी 4 to 6 ईयर। तो वहाँ इन्फ्लेशन रेट बदल दिए तो 6 साल के लिए आपका जाएगा। जब कैलकुलेशन करो तो 4 to 6 ईयर का एक कैलकुलेशन कर लो, और क्या कहते हैं सब्जेक्ट टू 6% सेकेंड एंड थर्ड ईयर। पहला साल का एक कॉलम बनाना चाहिए, सेकेंड एंड थर्ड का एक कॉलम लेना चाहिए, और 4 to 6 का एक कॉलम लेना चाहिए। इस तरीके से कैलकुलेशन करके थोड़ा टाइम बचाए। नहीं, गलत बोल दिया। एक एक करके नहीं जा सकता, क्योंकि डब्ल्यूडी मेथड पे पूरे 6 साल का अलग अलग आपको कैश फ्लोज निकाल के, और ये क्योंकि लीजिंग कंपनी के लिए वैल्यूएशन है तो लीजिंग कंपनी ने जो पैसे लगाए वो उसका आउटफ्लो हो गया, और जो रेंट लेके आ रहे हैं, जो रेंट होगा उसके लिए हो जाएगा वो इनफ्लो। तो आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ बोला है कि लीज रेंट कितना होना चाहिए। तो जो पीवीएफ इनफ्लो निकालोगे और जो उसका आउटफ्लो वो दोनों इक्वल कर दीजिए। लीज रेंट को आपको एक्स अज्यूम करके कैलकुलेशन कर लेना है, क्योंकि लीज रेंट इसमें दिया नहीं, लीज रेंट ही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो आपका लीज रेंटल निकालने वाले जो क्वेश्चन वो हमने एक सॉल्व करा रखा है, जिसमें आपको बता भी रखा था कि जब भी लीज रेंट निकालने को आ जाए तो पहले लीज रेंट को एक्स अज्यूम कर लेना, लीज रेंट का कैलकुलेशन अलग रखना, कॉस्ट का कैलकुलेशन अलग रखना, डेप्रेशन का कैलकुलेशन अलग रखना, क्योंकि मर्ज करोगे तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये सारा ट्रिक बता रखा था, उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व होने लायक था, लेकिन ये लेंदी था, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है इस क्वेश्चन में। ये चीज़ आप याद रखते, क्योंकि 6 साल का अलग अलग कैश फ्लोज होने की वजह से। अब ये देखोगे कहाँ के लीजिंग, तो चलो ठीक है न्यू क्वेश्चन था, लेकिन ये सॉल्व होने लायक क्वेश्चन था। बोनस इश्यू में जाओगे तो ये देखिए, बोनस इश्यू का सब जितने भी टीचर्स के देखोगे सब बोलते हैं रेफरेंस डालने के लिए आतुर है कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया। लेकिन तकलीफ तो इंस्टीट्यूट को ही, सॉरी स्टूडेंट को ही पता है जो वहाँ पर अपीयर हो रखे थे। इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो हाँ ये क्वेश्चन आपका पुराना क्वेश्चन नज़र आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पुराना नज़र आएगा। मैं बता दूँ कहाँ का है ये, कितने नंबर पेज पे आपको नज़र आएंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एज इट इज़ ऐसे ये नवंबर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था। जो देखोगे तो अपेरेंटली तो आपको सेम नज़र आएगा। ठीक है जी, पी रेशियो निकालना है, बोनस रेशियो निकालना है, लेकिन जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें बोला गया था कि वो 84% का पहले पुराना होल्डिंग था। इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो प्रोमोटर का होल्डिंग नहीं गिवन है पुराना, और इसको मैं 3-4 बार पढ़ लिया, कहीं से भी कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है कि पुराना कितना होगा ये निकालने का। अब मैं सबको देख रहा हूँ, बच्चे जितने भी थे सब एक ही चीज़ कह रहे। एक बच्चे तो आते सर हमने तो नोट लिखा, विथ ड्यू रेस्पेक्ट नोट ये लिखा कि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग होना चाहिए, नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें। अरे जब इतना मालूम ही है तो आप क्या सोचते हो, 1 लाइन का नोट लिख दोगे तो मार्क्स दे देगा? शायद दे भी दे, शायद ना भी दे, हो सकता है फुल मार्क्स ना दे, 8 मार्क्स में लगेगा, कह रहे चलो ठीक है आपको 4 मार्क्स दे दे। उससे ज़्यादा अच्छा है जब इतना आपको श्योरी थे कि जब तक एग्जिस्टिंग प्रोमोटर होल्डिंग नहीं मिलेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अरे वैल्यू अज्यूम कर लेते। आप मुझे बताओ, पीछे भी दिखा रखा है 3-3 बार इंस्टीट्यूट ने वैल्यू अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। एक बार अगर याद हो तो वाल्टर वोडल में कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दे रखा था तो 16% इंस्टीट्यूट ने अज्यूम करके गया था, और मैं बार बार कहता था देखो इंस्टीट्यूट का हकीकत ये है। और यही तो रीज़न है कि मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और इंस्टीट्यूट के जितने एनालिसिस होता है सारा करके मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ क्योंकि माइंड सेट रही इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकता है। अब आप मुझे बताओ, इंस्टीट्यूट ने प्रोमोटर होल्डिंग छोड़ दिया, अब वैसे तो अजम्पशन लेने के लिए छोड़ा नहीं, उससे मिसप्रिंटिंग हुआ होगा। अरे कोई एक अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते, मान लेते, क्योंकि जब उसको 75% पे रेस्ट्रिक्ट करना है आप अज्यूम कर लेते 80%, 85%, 90%, 95%, एक आंसर दे के आ जाते, क्योंकि आपको मालूम था अगर एग्जिस्टिंग प्रोमोटर होल्डिंग आता तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वैसे तो मैंने 2-3 बार ऊपर देखा है, एक अगर प्रोमोटर होल्डिंग आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले से सॉल्व करके गए हो, या आपके पीएम में भी ये मैंने रेफरेंस दे रखा है। तो ये देखो जितने भी ये लोग हैं कह रहे कि ये देखो यहाँ से आ गए, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 76 है, पेज नंबर 5.78 है। अरे है ना, लेकिन क्वेश्चन बच्चे से सॉल्व हुआ नहीं हुआ ये चीज़ तो देखा करो। चलो कोई बात नहीं, अब ज़्यादा बहस नहीं करते, मर्जर पे आ जाते। मर्जर के क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया हुआ है, कुछ भी इसमें नया नहीं था। ठीक है जी, ये एज इट इज छाप दिया है मर्जर, बैंक का मर्जर जो था वो। हाँ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक जो बच्चे करते थे, ग्रॉस एनपीए के बेसिस पे जो आपका स्वैप रेशियो निकालते उसमें, क्योंकि रट्टा लगाया होता है ना, ईपीएस एमपीएस ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाय परचेज कंपनी, और वहाँ पे जो लॉजिक गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एनपीए ग्रॉस एनपीए ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाय परचेज कंपनी करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा।
तो ये चीज़ है। तो ये आपका कैपिटल एडिक्वेसी, हाँ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो आपको निकालना है लास्ट में, ये चौथे पॉइंट में थोड़ा बहुत मिस्टेक होने की चांसेस रहते हैं अगर पढ़ के नहीं जाओगे, बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप पढ़ के गए हो, सॉल्व भी करके गए हो, हमने भी क्लास में भी सॉल्व करा रखा है ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो हमारे बुक में थे, ये क्वेश्चन नंबर 39 है, आप अगर देखोगे प्रैक्टिस मैनुअल में तो ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है बॉन्ड वैल्यूएशन का। बॉन्ड वैल्यूएशन बोलो या मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का है, मैंने देखा है टीचर्स लोग कह रहे हैं, हमने भी लगता है पहले बार तो हमने भी देखा, कहते ला रहे ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में देखने जाओगे ना तो यहाँ क्या नज़र आता है पता है, यहाँ नज़र आता है बॉन्ड यील्ड। अरे बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड पे एक क्वेश्चन पहले डाल रखा था कि अरे एक बॉन्ड हेल्ड किया 45 डेज के लिए, डिस्काउंट यील्ड 6% है, और उस क्वेश्चन में भी डिस्काउंट यील्ड 6% ही था। तो देखते ही लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है। और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 का सी होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, तो पहले बार तो हमने भी देखा तो मुझे लगा अरे क्वेश्चन तो ठीक है, ये तो ऑलरेडी पढ़ के बच्चे गए ही हुए। लेकिन जब इसको हमने देखा कि चलो ठीक है थोड़ा सा और गहराई में पढ़ते हैं, तो पता चला अरे ये क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ तो लोचा डाल रखा है। ये देखो दूर से देखोगे तो ये देखो डिस्काउंट यील्ड 6% दे रखा है, मच्योर्ड इन 45 डेज, तो दूर से यहाँ क्या नजर आ रहा है बताए, मच्योर्ड इन 45 डेज, डिस्काउंट यील्ड 6%। सब लोग कहते हैं अरे क्वेश्चन तो आ गए, सॉल्व करके देखो ना पता चल जाएगा क्या है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, नहीं है सेम क्वेश्चन, दिखने में लगता सेम है, सेम क्वेश्चन नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इस क्वेश्चन का। मैंने लिख के दिया आपको, लुक्स लाइक क्वेश्चन नंबर 10 से, बट इट इज़ न्यू क्वेश्चन। मैं बता दूं कैसे में क्या है इस क्वेश्चन में, ट्विस्ट क्या कर रखा है इसने, मस्त क्वेश्चन बना रखा है इसको। इसने क्या करा, आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ ये बोल रहा है 45 डेज का अगर लाइफ है 200 बेसिस पॉइंट एंड करंट मार्केट प्राइस विल कम डाउन टू 2.5, यानी कि वो क्या कह रहा है कि देखो अभी 6% का डिस्काउंट रेट है, और अगर ये डिस्काउंट रेट 2% से बढ़ जाए 200 बेसिस पॉइंट यानी कि 8% पे चला जाए, तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू होंगे ना वो ₹2.5 से कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मालूम है कि कुछ ना बोला गया तो रिडीमेबल वैल्यू हम फेस वैल्यू अज्यूम करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि फेस वैल्यू बता दो कितना होगा, आपको क्या करना चाहिए बता दो, फेस वैल्यू अज्यूम करोगे आप, मान लीजिए x या y कुछ भी अज्यूम कर लो, और जो प्रेजेंट वैल्यू होंगे वो प्रेजेंट, चलो मान लीजिए आपने रिडीमेबल वैल्यू को, सॉरी रिडीमेबल वैल्यू फेस वैल्यू हो गया, आपने फेस वैल्यू दोनों बॉन्ड के लिए y अज्यूम कर लिया, तो जो आपका प्रेजेंट वैल्यू होंगे वो एक का x अज्यूम करो, और दूसरे बॉन्ड का जिसमें 8% डिस्काउंट करोगे उसको x माइनस 2.5 अज्यूम करो, और अब क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी, y फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, y डिवाइडेड बाय 1 प्लस PIR इज इक्वल टू x हो गया आपका। और दूसरे बॉन्ड में देखोगे तो उसमें आपका फिर अगेन y डिवाइडेड बाय 1 प्लस PIR, लेकिन आपका जो PIR होगा 8% से डिस्काउंट करोगे, तो 8% डिस्काउंट करोगे तो x माइनस 2.5 आ जाएगा। पहले बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड जो बोला गया है इसमें, ठीक है, मतलब बॉन्ड तो सेम है, रेट बदलने से सेम बॉन्ड का हमने, सॉरी मतलब दो बॉन्ड के बेसिस पे हम कह रहे थे y अज्यूम कर लो, बॉन्ड तो एक ही है, फेस वैल्यू y अज्यूम कर लो, 6% पे डिस्काउंट करो तो x आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, और उसी y को जब 8% से डिस्काउंट करोगे तो आ जाएगा x माइनस 2.5। तो अब उसको आप अगर कंपैरिजन करोगे तो दो इक्वेशन बन जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इसका फेस वैल्यू जो निकल के आता है आई थिंक 110 आता है, इसका 1010 इसका फेस वैल्यू आता है, तो 1010 आप इसका आंसर आएगा आपका फेस वैल्यू का। तो ये क्वेश्चन भी हो गए, और ये थियरी भी आप लोग का आसान है। तो ये था ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ जिसने क्वेश्चन एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे उनको क्वेश्चन का हकीकत पता होगा, जिसने एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं दूर से उनको मैसेज दिखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 100% कवरेज फ्रॉम हमारा आवर मॉड्यूल, हमरेज कवरेज 100% कवरेज फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल, 100% कवरेज फ्रॉम समथिंग, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तब को याद आएंगे। चलो मैं फटाफट अब एक काम करता हूँ, बिना विलंब किए हुए मैं न्यू सिलेबस पे भी आ जाता हूँ। न्यू सिलेबस वाले को बिल्कुल ही बोनस दे दिया इंस्टीट्यूट ने। पुराने अगर देखा जाए, पुराने जब 2008-2009 की बात करोगे, न्यू सिलेबस वाले का क्वेश्चन आसमान पे थे और ओल्ड सिलेबस वाले का क्वेश्चन गड्ढे के अंदर थे। बहुत आसान ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस डिफिकल्ट थे। नवंबर 2008 एंड जून 2009। इस बार जो है बिल्कुल अपोजिट कर दिया, न्यू सिलेबस वाले को बिल्कुल ही बोनस दे दिए और ओल्ड सिलेबस वाले को दिखाया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ओल्ड सिलेबस वाले को तो इस बार एग्जाम्शन लाना भी मुश्किल हो सकता है, कुछ लोगों को पास करना तो मुश्किल नहीं था क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो थे ही, बस 35 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि आपको बिल्कुल ही बोनस दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कहीं कुछ नहीं करना था। इवन स्टडी मैट को इंस्टीट्यूट ने फोकस करके क्वेश्चन पूछ दिया। देखोगे स्टडी मैट में भी अगर आप चेक करके देखोगे
तो ये देखो स्टडी मैट से सीधा 72 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दिए। 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन चलो न्यूमेरिकल आपके स्टडी मैट से तो नहीं थे, लेकिन ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल में ज़रूर थे, जो कि हमने कवर ऑलरेडी आपको करा रखा था। अब आप देखोगे तो 28 मार्क्स का थियरी है जो कंपलसरी सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले के पैटर्न में और अभी के पैटर्न में चेंज कर दिया इंस्टीट्यूट ने। हर क्वेश्चन के साथ एक थियरी अटैच कर दी, जो कि थियरी अब आप छोड़ नहीं सकते। तो पहले जो थियरी इग्नोर करके जाया करते थे, अब आप नहीं जा पाओगे तो कवर करना पड़ेगा। कोई नहीं, हम आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में कुछ वीडियो जो अगर बना के आप लोग को यूट्यूब पे डाल देंगे थियरी वगैरह का, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि पहले थियरी पे हम उतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता था। अब आपको थियरी कवर करने पड़ेंगे और अच्छे तरीके से कवर करना है अगर आपको मोर देन 80-90 मार्क्स लेके आने तो, क्योंकि अब आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मार्क्स का आपका थियरी सॉल्व करके जाना ही पड़ेगा। अब आइए वापस, तो ये देखिए एक एक क्वेश्चन वाइज थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि का ज़्यादा कुछ है नहीं। पहला क्वेश्चन था मर्जर एक्विजिशन का, जिसमें रिक्वायरमेंट पर से एक बार नजर डालिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड बाय द, एकदम बहुत ही आसान। ईपीएस क्या होगा मर्जर के बाद, आप मुझे बताइए। इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर कितना होगा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होगा, डिटरमिन द मार्केट वैल्यू। एज इट इज क्वेश्चन जब आप अगर आप स्टडी मैट में देखने जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे बुक्स का, क्वेश्चन नंबर 17 था। एज इट इज़ कुछ भी करने की जरूरत नहीं था। आप देखो ये फॉरेक्स का क्वेश्चन है जिसमें आर्बिट्रेज कैलकुलेट करना है, विथ मुझे तो लगता है फिगर तक सेम दे रखा है इंस्टीट्यूट ने। तो ये देखो ये आपका स्टडी मैट में तो नहीं था ये, लेकिन पुराने प्रैक्टिस मैनुअल में हुआ करता था, जिसको हमने कवर करा रखा था। हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 11A हुआ करता था। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ये थियरी आ गई जिसको आप छोड़ नहीं सकते थे, क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ता है, यानी कि अगर आप थियरी नहीं पढ़ के गए थे तो 4 मार्क्स का आपको यहाँ नुकसान हो सकता था। अब यहाँ देखो कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 2 स्टॉक्स। ये देखो पोर्टफोलियो का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। अगर याद हो तो हमने इस पर इतना ध्यान इतना टाइम लगा रखा है कोवेरिएंस कोरिलेशन पे, कि पूरा का पूरा आपको लॉजिक क्लियर कराने के लिए, फार्मूला को माइंड में सेट कराने के लिए मैक्सिमम टाइम हमने इस कॉन्सेप्ट पे दे रखा था। एज इट इज़ क्वेश्चन छपा हुआ है, आप देखोगे तो बुक के क्वेश्चन नंबर 3 था, पेज नंबर 6.7, क्वेश्चन नंबर 2 का भी। सबसे अच्छी बात है इत्तू सा तो क्वेश्चन रखा था इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट के अंदर, इत्तू सा क्वेश्चन था। मुश्किल से काउंटिंग करोगे तो 100 भी नहीं पहुंचेगा, 60-70 क्वेश्चन थे, लेकिन उसके बावजूद भी सारे क्वेश्चन उसी में से छाप दिया। अब इससे ज़्यादा बढ़िया क्या चाहिए, वाह। आगे देखो ये क्वेश्चन एक था आपका कन्वर्टिबल बॉन्ड पे। कन्वर्टिबल बॉन्ड की अगर बात करोगे तो क्या कन्वर्जन कब कराना चाहिए कब नहीं कराना चाहिए, जो कि क्वेश्चन थे आपके बॉन्ड वैल्यूएशन का, क्वेश्चन नंबर 9। सिक्योरिटी वैल्यूएशन कह रहे थे उसको हम लोग, मेनली इंस्टीट्यूट ने तो इसको नाम सिक्योरिटी वैल्यूएशन दिया है, गलती से हमने बॉन्ड वैल्यूएशन लिख दिया। ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन के नाम से चैप्टर है आपका, क्वेश्चन नंबर 12.1। सही में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे थियरी आ गए। अब आप देखिए ये क्वेश्चन जो आपका EBA पे है, EBA याद ही होगा, EBIT मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय WSCC। तो WSCC कैलकुलेट करिए, EBIT ऑलरेडी दे रखा है। एज इट इज़ क्वेश्चन डिवीजन आपको लैंग्वेज तक नहीं बदला इंस्टीट्यूट ने, सेम चीज़ दे रखा है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ये देखो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का, सर EVA जो है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में, अच्छा ये क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में नहीं था, ओके स्टडी मैट में नहीं था, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन था जो कि हमने कवर करा रखा था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.5 हुआ करता था, ओके। अब यही म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो, जिसमें एक HNI ने क्या कहते हैं चेक इशू किया था, जिस चेक में से कुछ शेयर खरीद लिया और कुछ पैसे हेल्ड कर लिया। इसे मैंने आपको एक चीज़ मार्क कराया था, याद करो, व्हाट शुड बी दी पोजीशन ऑफ द फंड। यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता था, इसलिए बोला था रिवाइज करके जाना कि व्हाट विल बी दी पोजीशन ऑफ फंड का मतलब क्या है। यहाँ पे फंड का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ फंड, क्योंकि फंड तो नॉर्मली म्यूचुअल फंड का बोलते हैं। तो यहाँ पे मार्क कराया था कि ये बोलना चाह रहा है कि कितना नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, क्योंकि वो नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए फिर ये जो यूनिट्स दे रखा है ना, ये जो शेयर खरीदना है, ये आपका इररिलेवेंट होगा, ये अगले पॉइंट में जाके यूज होता है। तो ये सब अगर याद हो तो ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन था, आपके स्टडी मैट में भी थे क्वेश्चन नंबर 4, और हमने क्वेश्चन नंबर 1C तो क्लास में ही सॉल्व करा रखा था। आगे देखिए, और यही रीजन है, एक और चीज़ देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन स्टडी मैट में डाला था, एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो क्वेश्चन जितने भी स्टडी मैट वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें हमने सबको अपने क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करने वाले, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन के अंदर 2 कैटेगरी रखा है, जो क्लास में सॉल्व करते हैं, जो आपके लिए टेस्ट योर नॉलेज में डाल देते। टेस्ट योर नॉलेज में हम नॉर्मली नहीं रख, जो क्वेश्चन देखोगे आप स्टडी मैट में था वो हमने क्लास में इसीलिए कवर कराया था, क्योंकि मुझे पहले से लग रहा था कि स्टडी मैट को बेस बना सकता है, इसलिए देख रहे हो 1 का E, 13A, 1A, 1B, क्योंकि ABCD सीरीज जो है ना हमारा, जो हम क्लास में सॉल्व करते, हाँ क्लास में सॉल्व ना करा हुआ क्वेश्चन जो एक था वो ये 12.1 था,
जिसको हमने आपको सॉल्यूशन दे रखा था क्लास में सॉल्व, यानी कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन क्लास में आपने हाथ से सॉल्व करके देखा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। और ये क्वेश्चन है व्हाट इज गॉन थ्रू वैल्यूएशन। हाँ, ये अगर क्वेश्चन याद हो अगर आपको तो 3-3 4-4 बार सर्कल करा के मस्ट रिवाइज, क्योंकि ये नया क्वेश्चन था, आज तक इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चन नहीं था। जो बुक वैल्यू में मिस्टेक कर रखा था, एक एनालिस्ट ने वैल्यूएशन किया और बुक वैल्यू में मिस्टेक कर लिया और बाद में जाके उसने कुछ वैल्यूएशन करा के दिया था, मस्ट रिवाइज के कैटेगरी में रखा था आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही था, जो आज तक ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन नहीं हुआ करता था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। होप उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो सीधा छाप के आए होंगे, क्योंकि इसको तो मैंने इतना बार रिवाइज मतलब इंपॉर्टेंट लगा रखा था कि कहना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी का, डेरिवेटिव चैप्टर का, जिसमें बोला गया है कि कॉल भी खरीद लिया, पुट भी खरीद लिया, आप बताओ कितने का लॉस गेन होंगे। उसमें भी एक ही प्राइस दे रखा है, दूसरा प्राइस तो दिया भी नहीं, एक प्राइस। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगना है, 4 मार्क्स में पूछ रखा है, बहुत आसान डेरिवेटिव का क्वेश्चन, ये आपने सॉल्व कर रखा है। ये थियरी आ गया CAPM समथिंग पे। ये देखो, उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस में जाओगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना था। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाले क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व करा था। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अगर फॉर्मूला याद हो अगर आपको, तो प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस एक्सपोनेंट वही दिया। हाँ, अभी भी यही एक्सपोनेंट है जिसमें मिस्टेक हुआ करता था। 2 डिवाइडेड बाई 31 064 आता है, 062 दे रखा है, कोई बात नहीं, चलो जो दे रखा है उसको यूज़ करेंगे। हाँ जी, एक और क्वेश्चन आ गए, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया। कितना प्यार हो गया इंस्टीट्यूट को इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चन से। ये देखो, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी था हमारा, जो कि आपका डेली बेसिस पे सेटलमेंट हो रहे थे, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी पूछ दिया गया। ये देखो, डेली बेसिस पे बोर्ड चेंज हो रहे हैं ट्यूसडे से मंडे तक का, जिसमें पंजाब बैंक के रिसीव करता है नेट बेसिस पे। बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेंदी था, तो हमने बोला था इसको सॉल्व करके जाना है। अब ये थियरी आ गई, थियरी सॉल्व करना था आपको। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गए ओमेगा इंस्टीट्यूट, ये आपका GDR वाले, GDR का जो कॉस्ट निकालने वाले क्वेश्चन था वो वाले आ गए। और मैंने बार बार बोला था, ठीक है जी, कि ये क्वेश्चन, इसको भी मैंने रिवीजन के कैटेगरी में रखा था, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन था। GDR का कॉस्ट निकालना, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के हम कैलकुलेशन करते थे, वो एज इट इज़ क्वेश्चन जो आपके ये रहा सिक्योरिटी एनालिसिस का। किधर गए इंटरनेशनल, ये आपके बुक में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में था, लेकिन मैंने जो इसको कवर करा रखा था वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में। ठीक है जी, ये हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन में ये कवर हो रखा था इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया नीड। ये क्वेश्चन हमने क्लास में कवर नहीं कराया था, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, मिस हो रखा था। ये जो पीछे का बैच था इसमें ये क्वेश्चन मिस हो रखा था। नीड होल्ड ऑफ 1 करोड़ समथिंग दे रखा है इसमें, इक्विवेलेंट जेड स्कोर फॉर नॉर्मल टेबल, ये यानी कि ये जेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हमने पूरे के पूरे एक क्लास लगा के आपको बता रखा है, वो सारी चीज़ आता है। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने, यानी कि वो हाइपोथेटिकल टेस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे, जेड टेस्ट जो हम करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे के दे रहे हैं। ये क्वेश्चन मिस हो रखा था हमारा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था नहीं उसको, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन मिस हो रखा था, ये क्लास में हमने कवर नहीं करा पाए थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका रिस्क मैनेजमेंट का। तो ये देखो, अब उसके बाद जो आपका था ये क्वेश्चन तो हमने कवर करा रखा था, इसमें डिस्प्यूट भी था, क्योंकि ये देख रहे हो इन्फ्लेशन रेट का प्रीमियम 3%, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 3%। मैंने आपको बताया भी था इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, पुराना ग्रोथ कितना था, ये देखो पुराना ग्रोथ था, डिविडेंड ग्रोथ 8%, इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा था, पुराना 8% पे 3% ऐड करके नया ग्रोथ कर दिया। और इन्फ्लेशन प्रीमियम किस में ऐड करते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन प्रीमियम जो हमारा ऐड होता है वो रिस्क फ्री रेट पे। तो रिस्क फ्री रेट में जो इंस्टीट्यूट ने ऐड कर रखा था वो 3% ऐड तो करा, लेकिन वो देखो 5 को 8 ना करके 5 को 3% कैलकुलेट करा था। मैंने आपको मार्क भी करा था कि देखो ध्यान से, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक ही क्वेश्चन में 2 ओपिनियन ले रखा है, एक में 8 में 3 ऐड करता है और एक में 5 पे 3 ऐड ना करके 5 + 5 का 3% करता है। तो वो चीज़ जो है उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट था, तो अगर याद हो तो आप कुछ भी करके आते तो मार्क्स मिलते। ये आपका क्वेश्चन था। कभी कभी देखते हैं जब इंस्टीट्यूट को देने का मूड होता है तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बुरा भी रहता है, थोड़ा सा हम कहीं मिस्टेक भी कर लेते हैं तो भी मार्क्स मिल जाता है। कभी कभी तो इतना टाइट मार्किंग करते हैं कि थोड़ा सा डेसिमल में डिफरेंस हो गया, हमने दिया हुआ वैल्यू इग्नोर कर दिया, मार्क्स कट करके 0 कर देते हैं। चलो कोई नहीं, वेट करिए रिजल्ट का, उम्मीद करता हूँ आप लोग का रिजल्ट बढ़िया हो। ऑल द बेस्ट।